अगर हम स्पॉन्टेनिटी की बात करें एंथैल्पी चेंज के टर्म्स में, तो अगर कोई रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इसका जो कन्वर्जन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, और इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट के मुकाबले कम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले कम हो गई, और थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जितनी एनर्जी लो उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और यूनिवर्स में हर वो प्रोसेस होता है, हर वो प्रोसेस फेवरेबल होता है जो स्टेबिलिटी को लीड करेगा। आपने देखा होगा जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है, और एक बार जब बहुत एनर्जी डाउन हो जाती है तो कहाँ जाता है वो? हाँ, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो कैसा होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओशो से पूछा एक बंदे ने कि भाई ये बताओ बस्ती किधर है? तो हाँ, बस्ती किधर है? हाँ, जहाँ पे लोग रहते हो। तो ओशो ने उसको डायरेक्शन बता दिया, और वो डायरेक्शन था शमशान घाट का। हाँ, तो ओशो से आके उसने कहा भाई मैंने तो बस्ती पूछा था, आपने तो शमशान घाट का पता बता दिया मुझे। तो उसने कहा वही तो असली बस्ती है, वहां जाके जो एक बार बस गया वो वापस नहीं आता है। तो ओशो के ऐसे लॉजिक्स हैं जो कहीं ना कहीं ठीक दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ग्राफ एंथैल्पी एच और रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी कि रिएक्शन प्रोसीडिंग, रिएक्शन प्रोसेस के बारे में है, जिसमें आप देख सकते हो वाई एक्सिस पर ये जो एनर्जी है, एनर्जी ही बोल सकते हैं, ये एनर्जी पॉजेसिस बाय द प्रोडक्ट्स है। और ये जो वैल्यू दिख रही है आपका एंथैल्पी की, दिस इज लेट्स से एनर्जी पॉजेसिस बाय द रिएक्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो वैल्यू है, टॉप टू बॉटम टू टॉप चलेंगे तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट की कैसी है? कम है। और इतना जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर दी है। और इसलिए यहाँ लिखा है नेट हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन, जैसे कि प्रोसेस कैसा होगा यहाँ पे? एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। और जब भी हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा, हाँ बिल्कुल ठीक है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताते हैं तो वो नेगेटिव बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में हम बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट हमारी सिस्टम है, और सिस्टम जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी हो रही है? कम हो रही है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एंथैल्पी चेंज यहाँ पर कैसे लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्योंकि फॉर्म प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ऐसी रिएक्शन जो कि एगोथर्मिक है उसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट्स के मुकाबले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी गेन होने की वजह से जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा? फेवरेबल रहेगा, फीसिबल रहेगा, और स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब टेंडेंसी टू प्रोसीड इटसेल्फ विदाउट द नीड ऑफ आउटर एजेंसी। लेकिन कहीं कहीं इनिशिएशन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे आप पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन आपको कभी कभी इनिशिएशन देना पड़ता है, अरे भाई पढ़ लो। या सो रहे हैं तो मम्मी ने कहा भाई आ जाओ भाई, अब 8 बज गए, उठ जाओ पढ़ लो। तो इनिशिएशन की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। जो बहुत ढीठ होते हैं वो इनिशिएशन के बाद भी काम नहीं करते। उनके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। ये दूसरा ग्राफ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। इसमें टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कम है, और प्रोडक्ट की जो एनर्जी या एंथैल्पी है वो ज्यादा है। और यहाँ पर जो डेल्टा आर एच की वैल्यू है
दैट विल बी, डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन फेसिबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो सिविल फॉर्म में नहीं रह पाता, किसी और फॉर्म में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव होने की वजह से हम कह सकते हैं जिन प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आइस को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख दोगे तो आइस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के ऑब्जर्वेशन से, यानी कि जो हम आपसे बात कर रहे थे कि एंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। एंथैल्पी चेंज अकेले किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं कर सकता। और एक दूसरा टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर, दैट इज एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी चेंज किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस है उसको मेजर करता है। रैंडमनेस का मतलब है मूवमेंट। रैंडमनेस किसी भी सिस्टम की दो तरह से बढ़ती है, या तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या उनमें मूवमेंट बढ़ रहा है। दोनों ही केस में डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये काफ़ी प्रोसेस के लिए देखा गया है कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस कैसा रहता है, स्पॉन्टेनियस रहता है। जैसे जो ग्रूम है अगर शादी में स्टेज पे बैठा हुआ है और अचानक से उठ के डांस करने लगे खुशी की वजह से, तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी चेंज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, उसमें रैंडमनेस बढ़ गई है ना। तो इस तरह से अगर प्रोसेस डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा तो काफ़ी प्रोसेस में ये देखा गया है जहाँ पे, जैसे इस प्रोसेस का हम एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जाने पर जो रैंडमनेस से बढ़ रही है। इसी तरह से अगर आप किसी बाउल में वाटर लेकर रख दें थोड़े समय के लिए, सन में ना रखे, आप रूम अंडर इनसाइड योर रूम रख दें, तो भी आप देखेंगे वो इवोपरेट हो जाएगा। यानी कि जो H2 लिक्विड है दैट विल बी कन्वर्टेड टू H2G। प्रोसेस ये भी एंडोथर्मिक है, लेकिन ये भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस, ये भी सराउंडिंग से हीट लेगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ, वो हम एंट्रोपी चेंज के बेस पर देते हैं कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसे भी बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें डेल्टा एस नेगेटिव होगा फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। आप देखिए जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है वहाँ तो वाटर अपने आप ही फ्रीज हो जाता है, वहाँ कुछ करना कोई ना पड़ता है। जहाँ टेम्परेचर लो है जिस प्लेस का, वहाँ कुछ करना कोई ना है। अब जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क है, कर्लिंग ऑफ मिल्क में आपने जैसे इनिशिएशन दिया, इनिशिएशन किसके दिया आपने, जामन डाल दिया, दही डाल दिया मिल्क में, वो अपने आप ही कर्लिंग में जाएगा। तो वहाँ आप देखेंगे जो सेमी सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। हालांकि सेमी सॉलिड हमारी केमिस्ट्री के हिसाब से कोई चीज़ नहीं है, तो लेकिन एंट्रोपी चेंज वहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो वाटर में मूवमेंट है वो कर्ड में कोई ना हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी वो कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इन जनरल ऐसा हम बोल देते हैं कि काफ़ी प्रोसेस में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव आता है वो कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई इन एग्जाम्पल से कि अगर डेल्टा एस को ही हम केवल क्राइटेरिया माने तो यूनिवर्स में होने वाले जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनको हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत से प्रोसेस ऐसे हैं जिनके लिए डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। तो इसलिए एक नया टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी चेंज। और गिब्स एनर्जी को हम डेल्टा जी से एक्सप्रेस करते हैं। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज है ये। और डेल्टा जी की खासियत ये है, ये इन दोनों टर्म्स यानी कि एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों पर डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
gives Helmholtz equation. If by putting the value of delta H, delta S at a particular temperature T, the value of delta G comes out to be negative, then 100% process will be spontaneous. ऐसा कोई प्रोसेस आज तक नहीं मिला जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव हो और वो स्पॉन्टेनियस। यानी कि सीधे सीधे ही कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा जी इज द अल्टीमेट फैक्टर which can explain about the spontaneity of a process. Neither enthalpy change nor entropy change can be considered as a criteria to decide the spontaneity of a process. But delta G is the ultimate factor. If it comes with the positive sign, then 100% the process will be non-feasible or non-spontaneous. और ये डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो स्टेज कैसी है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता है, और जिस रेट से आप याद कर रहे हो उसी रेट से भूल रहे हो, बराबर हो गया, 0 इक्विलिब्रियम हो गया। जैसे आप कोई वैसेल हो, है ना, जैसे कोई वैसेल हो और उस वैसेल में यहाँ पर एक होल हो, तो यहाँ पे अगर आप 1 लीटर पर आवर के हिसाब से वाटर एंटर करा रहे हैं और यहाँ से 1 लीटर पर आवर के हिसाब से वाटर आउट हो रहा है, तो इस वैसल के अंदर तो कुछ रहा नहीं ना। हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। यहाँ पे हमेशा आपको एक 0 कंसंट्रेशन ही मिलेगी, वाटर होगा नहीं अंदर। ठीक है, तो डेल्टा जी अगर 0 होगा तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। ये एक फिगर आपके सामने दिखा रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का। अगर दो गैसेस को अलग अलग कंटेनर में, जैसे एक कंटेनर ये है, इसमें आप देख रहे हैं व्हाइट रंग के गैसेस मॉलिक्यूल्स दिखाए गए, यहाँ पे ब्लैक कलर के गैसेस मॉलिक्यूल्स दिखाए गए। अगर हम ये पार्टीशन जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है इसको हटा दें सेपरेटर को, तो आप देखेंगे गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इनकी रेंडरनेस बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एस इस प्रोसेस के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ गैसेज जो है या मूवमेंट ऑफ गैसेज वन प्लेस टू अनदर, उससे जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम की, उनकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ऐसे में डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी में, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है सपोज, और यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हमने ऐड कर दिए, और ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ऐसे केस में जो हीट है वो इस टेस्ट ट्यूब से निकल के कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, और सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो एयर में पार्टिकल्स होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पर सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट अगर किसी टेस्ट ट्यूब में 2 रिएक्टेंट्स को ऐड किया और प्रोसेस कैसा निकला, एंडोथर्मिक, ऐसे केस में जो सिस्टम है, जो टेस्ट ट्यूब है, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जो एंट्रोपी है वो किसकी बढ़ जाएगी, सिस्टम की बढ़ जाएगी ऐसे केस में। यानी कि कुल मिलाकर के जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, आइदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज। चाहे एंडोथर्मिक होगा तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट्स हैं। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, तो यूनिवर्स में दो ही कंपोनेंट है, वन इज सिस्टम, सेकेंड इज सराउंडिंग। तो
टोटल जो एंट्रोपी चेंज है दैट विल बी पॉजिटिव। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ये जो टोटल एंट्रोपी चेंज है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए दैट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव ही होगी। इसी तरह से अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन का रेट बराबर है, तो ऐसे केस में जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम the entropy is maximum and the change in entropy will be equal to zero। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब की बात हो रही है। सिंस एंट्रोपी इज स्टेट प्रॉपर्टी, आपको मालूम है स्टेट फंक्शन है, जहां कहीं भी आप किसी प्रॉपर्टी का चेंज ले सकते हो वो आपके स्टेट फंक्शंस कहलाएंगे। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि फाइनल स्टेट कैसे अचीव की गई है। State functions are those properties of system which depends only on initial and final state of the system and does not depend on the path followed by the system। तो अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है उसके केस में एंट्रोपी चेंज इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा एस ये सिस्टम का आ गया और ये सिस्टम का रिवर्सल प्रोसेस में इस तरह से फॉर्मूला क्यू अपॉन टी करके यूज कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो आइडियल गैस का अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा यू विल बी जीरो बट टोटल एंट्रोपी चेंज विल बी नॉट जीरो, मीन पॉजिटिव ही होगा। इसको देखिए इस तरह से हम बता सकते हैं, अगर हमने कोई दो बल्ब ले, ये सभी आपको बात कर रहे थे, ये कोई दो बल्ब्स हैं यहाँ पर इनको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, इसमें गैस ए ले लिया, इसमें गैस बी ले लिया और यहाँ पे हमने एक कॉर्क लगा दिया, स्टॉपर लगा दिया और जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखो आप, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है और ऐसे केस में वर्क डन भी जीरो है। लेकिन जैसे ही आप ये कॉर्क हटाएंगे, स्टॉपर हटाएंगे, तो ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अच्छे से मिक्स कर जाएंगे, तो एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यही बात आपको बताना चाह रहे हैं, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू विल बी जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, लेकिन जो टोटल एंट्रोपी चेंज है दैट विल आल्सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, जीरो नहीं होगा कि आपको सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज का सम जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ, तो डेल्टा यू जो है डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर एज डेल्टा एस डज। डेल्टा एस रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिस्टिंग्विश कर पाएगा क्योंकि डेल्टा एस दोनों ही प्रोसेस के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सबके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। ये एग्जाम्पल है छोटा सा, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, एंट्रोपी कैसी होगी, रैंडमनेस कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर दे दिया किसी सॉलिड को 0 से 115 केल्विन बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम के पार्टिकल्स की, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। यहाँ देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट सॉलिड में, लेकिन यहाँ पे दो जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस स्टेट में बन रहे हैं, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। यहाँ पर 1 मोल H2G है, यहाँ पे कितने मोल्स 2H है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल्स हैं, तो डेल्टा एस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से अब हम गिब्स एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि गिब्स एनर्जी चेंज होता क्या है। गिब्स एनर्जी चेंज जो है ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम को अवेलेबल हो एंड द सिस्टम कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरे दिन के लिए 6000 किलो जूल एनर्जी है,
आपने पढ़ने में लगाई कितनी, केवल 450। बाकी 5500 जो है, 550 किलो जूल जो एनर्जी है वो आपने वेस्ट कर दी, टीवी देख करके, कोई आउटडोर गेम प्ले करके, दोस्तों से बातें करके, कुछ भी करके, या कोई मूवी वगैरह वॉच कर ली। तो जो आपका 450 जूल, किलो जूल जो एनर्जी है वो आपकी यूजफुल वर्क की है। तो वो क्या हो गया, गिव्स एनर्जी हो गया। तो गिव्स एनर्जी चेंज को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is available to a system and can be converted into useful work is called Gibbs energy change। पहले गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से इसको हम डिनोट करते थे, लेकिन अब फ्री कुछ रहा नहीं, तो फ्री टर्म सब जगह से हट गया है एक्सेप्ट फ्री रेडिकल्स। पढ़ेंगे आप स्पीशीज के बारे में, फ्री रेडिकल्स के बारे में, वहां पर ही अब केमिस्ट्री में फ्री रह गया है, बाकी आपके सिलेबस में कुछ भी अब फ्री नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। तो गिब्स एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जहां जहां, अब ये भी स्टेट फंक्शन है, इसमें भी g इज इक्वल टू h माइनस टी एस हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, और इसका जब हम चेंज लेंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए जब आप चेंज लोगे तो वंस द चेंज विल गो विद द डेल्टा एस एंड वंस विल गो विद द टी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा टी विल बी जीरो एंड दिस फैक्टर कम्स टू बी जीरो एंड द फाइनल इक्वेशन कम्स दिस वन, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डॉट डेल्टा एस। और जनरली लिखते समय इक्वेशन को हम सिस्टम को ड्रॉप कर देते हैं और इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। और ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये कहलाती है आपकी। और अगर इस इक्वेशन में डेल्टा एच, डेल्टा एस और टी की वैल्यू को पुट करेंगे और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो हर हाल में प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये बात देखिए, हमें पता है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की है वो इन दोनों का सम होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। और अगर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो सेम होगा जैसा कि इनसाइड द टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम होगा। और अगर आप इंक्रीज इन एंथैल्पी करें तो डिक्रीज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये एंट्रोपी चेंज जो सराउंडिंग की है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। और ये क्योंकि ये पॉजिटिव अगर होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, या ये नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसे केस में यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस इक्वेशन में डेल्टा सराउंडिंग की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, सिस्टम की तो ये आ गई और सिस्टम की आ गई, और सराउंडिंग की जगह माइनस का साइन लगा दिया। भाई जाहिर सी बात है, जो भी एंट्रोपी चेंज होगा, अगर किसी का बढ़ रहा है दूसरे का क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। लेकिन ये वैसे तो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हर हाल में एंट्रोपी पूरी यूनिवर्स की बढ़ेगी, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है तो डेल्टा एस, डेल्टा जी क्या होगा, दोनों जीरो होगा। अभी बात करेंगे तो ये माइनस का साइन आ गया, और जब आप इनको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, T into total entropy change of the universe equal to T into delta S of system minus delta H। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको मालूम है डेल्टा एस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसीलिए ये पॉजिटिव तभी आएगा जब टी डॉट डेल्टा एस का प्रोडक्ट और माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी आए, ग्रेटर देन जीरो आए। और अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के हिसाब से जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी।
तो हम बहुत सीधे सीधे ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं ये G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस से कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो हर हाल में प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा टी जीरो आएगा तो वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा। ये यहाँ से हम एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ड्राइव कर सकते हैं। ये बहुत सीधी सीधी बात ये कहता है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। Total entropy change of the universe will always be positive for all spontaneous process। ये आपने अभी भी देखा था, अगर डेल्टा एस सराउंडिंग का बढ़ रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर डेल्टा एस सिस्टम का बढ़ रहा है तो भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उस केस में चाहे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़े चाहे तो सराउंडिंग की बढ़े, टोटल एंट्रोपी चेंज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी इज द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ ए स्पॉन्टेनियस चेंज। This, in fact, is the second law of thermodynamics, which says the total entropy of the universe increases with every spontaneous process. एक लॉ और हम ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक्चुअल में सॉलिड्स के लिए है। सॉलिड्स में आपको मालूम है वो रिजिड होते हैं, रिजिड इन द सेंस उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, उनमें कोई रैंडमनेस आपको दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई अ सॉलिड डज नॉट चेंज इट्स शेप, तो आप बताएंगे बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड। व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड, बिकॉज जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते, इसलिए उनका जो एंट्रोपी चेंज है, अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तब तो उसका एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, जीरो होगा, उसमें रैंडमनेस होगी नहीं। यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस approaches zero as the temperature approaches absolute zero. This is called third law of thermodynamics। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो होगी at absolute zero temperature. This is because there is perfect order in a crystal at absolute zero, and this statement is confined to pure crystalline solids only because theoretical arguments and practical evidences have shown the entropy of solution and supercooled liquid is not zero at 0 Kelvin। यानी कि आप कह सकते हो कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी तक है ही नहीं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोई रैंडमनेस ना हो। इनका कहने का मतलब देखिए क्या है, इनका कहने का मतलब जैसे गोल्ड के पार्टिकल्स हैं ये, तो आप अगर कह रहे हो कि ये 100% गोल्ड है तो मान के तो यही चल रहे हैं कि जो गोल्ड के ही एटम इसके अंदर है, लेकिन फिर भी इस गोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी के फॉर्म में दूसरे पार्टिकल हो सकते हैं, और इस तरह से इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या होगा, इम्प्योरिटी की फॉर्म में बढ़ गए। मैं आपको बताया कि अगर एंट्रोपी चेंज, अगर इम्प्योरिटी है तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो एंट्रोपी चेंज दो तरह से बढ़ता है, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हो सिस्टम के अंदर, या उनकी रैंडमनेस, उनमें मूवमेंट बढ़ रहा हो। तो किसी भी इम्प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी चेंज कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? किसी भी इम्प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव क्या कह रहा है, एक बता। पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब इम्प्योरिटी बढ़ गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब बढ़ गए तो एंट्रोपी चेंज कैसा हो गया,
पॉजिटिव हो गया। तो किसी भी प्योर क्रिस्टल की तो एंट्रोपी जीरो मान सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन किसी भी क्रिस्टल को कह दो आपकी ये 100% प्योर है, बड़ा मुश्किल काम है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसमें होगी जरूर। और इसलिए हर क्रिस्टल की एंट्रोपी, अगर आपसे स्टेटमेंट आ जाए द एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विल ऑलवेज बी तो पॉजिटिव, अब आ जाए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन तो आप जीरो, यानी कि आप समझ जाइए दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, क्या था? The total energy of the universe remain constant. Yeah, the total energy of an isolated system will be constant. Second law of thermodynamics आपने पढ़ा, for every spontaneous process the entropy change will be positive. Third आपने पढ़ा, the entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches to absolute zero, that is 0 Kelvin. दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम देखिए गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करेंगे। देयर आर ओनली 3 कंडीशन अंडर विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। पहली कंडीशन क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपके पास है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। तो देखिए डेल्टा एच नेगेटिव, ये फैक्टर नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव का साइन पहले से ही नेगेटिव, ये नेगेटिव बहुत ज्यादा वैल्यू नेगेटिव क्या आएगी, तो इसलिए ये प्रोसेस हर टेम्परेचर पर कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, एनी मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर। दूसरा स्पॉन्टेनियस कब होगा? डेल्टा एच आ गया नेगेटिव और डेल्टा एस भी कैसा आ गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव का साइन पहले से ही बाहर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू डेल्टा जी की तभी नेगेटिव आएगी when delta h will have higher magnitude than the product of t into delta s। यानी कि ये कब होगा? जब टेम्परेचर कैसा हो? लो। तीसरी कंडीशन स्पॉन्टेनियस की क्या हो सकती है? देखिए डेल्टा एच कैसा हो? पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये कब नेगेटिव आएगा डेल्टा जी? जब टी डॉट डेल्टा एस का प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो केवल ये 3 कंडीशंस ही हैं अंडर विच अ प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस। देयर इज नो सच कंडीशन वेयर द प्रोसेस कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस। इसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल थोड़ा सा डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम के लिए, उसकी हम बात कर लेते हैं।